नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही थी, फुल टेस्ट चल रहा था ये, जिसमें हम देख रहे थे 140 क्वेश्चन यूपी आर ओ के लिए 140 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन हमने कवर किए थे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, इसमें भी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम देखते हैं 40 क्वेश्चन, जैसे कि हमारी ये सीरीज चलती है। चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 शुरू करेंगे 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक। हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, यहाँ तक कवर कर लिए थे। चलिए 51वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कथन दिया है, प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है इसमें। ऑप्शन हमारे पास ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए, प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। कारण की बात करें, यह समिति सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। यह भी आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। चलिए इस समिति के बारे में और कुछ जानते हैं। जैसे कि यह समिति सबसे बड़ी समिति, इसको सबसे बड़ी समिति बोला जाता है। सबसे बड़ी समिति कहा जाता है इसे। और बात करें तो इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य सिर्फ लोकसभा के होंगे, राज्यसभा का इसमें कोई महत्व नहीं है। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। समिति में 30 सदस्य होते हैं टोटल, प्राक्कलन समिति में। उद्देश्य क्या है इसका? सरकारी मंत्रालयों के कामकाज, जैसे कि अपव्यय को रोकने की सिफारिश। सरकारी मंत्रालयों के कामकाज। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती या खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है? 20 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 11 लाख से अधिक। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? देखिए इसमें होगा आपका 20 लाख से अधिक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इससे संबंधित यदि संशोधन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है, पंचायत से। 73वां संविधान संशोधन तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बात करें किस अनुसूची में, अनुसूची कौन, इससे संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस या डी आयरलैंड।
कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए कुछ समिति हैं इससे संबंधित, पंचायती राज से संबंधित यदि समितियों की बात करें तो जैसे कि बलवंत राय हो गई, जैसे कि बलवंत राय, मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? ये आई थी 1957 में। और यदि दूसरी समिति की बात करी जाए तो और कौन सी हो सकती है? अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आई थी? ये आई थी आपकी 1977 में। तो और भी समिति हैं तो ध्यान रखेंगे। चलिए ये समिति पूछ ली जाती हैं किससे संबंधित हैं, जैसे कि अभी ये जो हैं ये पंचायत से संबंधित समितियां हैं। चलिए कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कनाडा। देखिए यदि राज्यपाल के बनने की वो देखें प्रक्रिया, क्या योग्यता होती है? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत को क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 साल, 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए एज। यदि बात की जाए 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, अधिक आयु होनी चाहिए। और विधानमंडल में क्या? विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही विधानसभा का। राज्य विधानमंडल में कौन कौन होते हैं? ये विधानसभा और विधान परिषद, तो इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अच्छा नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यदि सिर्फ प्रस्तावना की बात करें तो ये यूएसए से ली गई है, भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। और क्या लिया गया? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और केंद्र राज्य जो संबंध होते हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। यदि हम कनाडा की बात करें, कनाडा से क्या क्या लिया गया? एक तो ये लिया गया है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। और क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली हुई, तो वो कनाडा से ली गई है। सशक्त केंद्र हुआ, वो कनाडा से लिया गया है। अपशिष्ट शक्तियाँ हुई, कनाडा से ली गई हैं। अब देखो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है, फ्रांस से। आयरलैंड की बात करें तो यहाँ से डीपीएसपी लिए गए। डीपीएसपी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी भी यहाँ से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है वो कहाँ से लिया गया? वो भी आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 75। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें क्या होगा? आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है।
देखिए इसमें तो होते हैं आपातकाल की यदि बात करें, ये आपातकाल की बात हो रही है इसमें, आपातकाल इनमें 3 होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ये होता है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, और ये होता है आपका 356 में, और ये किस में होता है 360 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। यदि बात करें हम 268 की, 268 में क्या दिया है? 268 की यदि हम बात करें, 268 में दिया है संघ द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, संघ द्वारा लगाए जाने वाले कर, ठीक, और राज्य द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कर या शुल्क, वो इससे संबंधित है 268। यदि हम 51 की बात करें, इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना है? बढ़ावा देना, सुरक्षा को बढ़ावा। और यदि हम अनुच्छेद 75 की बात करें तो इसमें क्या दिया है? 75 में, अनुच्छेद 75 में दिया है कि हाँ, ये पीएम की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, और जो अन्य मंत्री हैं, जो अन्य मंत्री होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है होगी राष्ट्रपति के द्वारा ही, लेकिन किसकी सलाह पर होगी? वो होगी आपके प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये भी ध्यान रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा होगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है, वहां संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सही, सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें संविधान, भारतीय संविधान की उद्देशिका और संविधान के निर्माताओं को विचारों को जानने की कुंजी है, सही है। जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है, वहां यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के संबंध में सत्य नहीं है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरण से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है। और अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है, ठीक है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ उस सलाह को मानने हैं उसके राष्ट्रपति के हिसाब से या क्या करना चाहिए, तो उन्हीं पे छोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। जैसे कि उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरण से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं, ये भी ठीक है। और इसमें पूछ रहा नहीं है तो नहीं है, सी वाला हो जाएगा। और अनुच्छेद 43 में क्या दिया गया, ये दिया गया सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, राष्ट्रपति से संबंधित ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है?
अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 318। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका अनुच्छेद 312 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करता है? राष्ट्रपति चुनाव का, उपराष्ट्रपति के चुनाव का, राज्य विधानमंडल के चुनाव का और स्थानीय निकाय के चुनाव का। ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए स्थानीय निकाय कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नगर पालिका हुई, नगर पालिका या पंचायत और पंचायत, ये सब क्या हैं, स्थानीय निकाय हैं। देखिए भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव भी कराता है, उपराष्ट्रपति का भी कराता है, विधानमंडल का भी कराता है। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि न्यायपालिका और इसकी पंचायत की बात करें तो इसका कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इनका जो चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये आता है आर्टिकल 243 के तहत। ये भी ध्यान रखेंगे। और जैसे कि संसद का चुनाव जो होता है वो भी कौन कराता है, जैसे कि संसद में कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा, इसका चुनाव भी कौन कराता है, निर्वाचन आयोग। विधानमंडल का कराता ही है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। यदि भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 324 के तहत आता है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं? 250, 249, 248, 226। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, 248 में की गई हैं। ठीक है, तब 250 में क्या है, 250 में है आपात के समय राज्य सूची पर कानून बनाने की जो केंद्र की शक्ति है उससे संबंधित है। आपात के समय राज्य सूची पर कानून बनाने की केंद्र की शक्ति, कानून बनाने की केंद्र की शक्ति से संबंधित है। यदि बात करें हम 249 की, 249 में क्या दिया गया है, 249 में दिया है राज्य सूची के विषय के संबंध में, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में नियम बनाने की कानून की शक्ति, नहीं, नियम कानून बनाने की संसद की शक्ति, नियम कानून बनाने की
संसद की शक्ति, संसद की शक्ति। 248 देखा ही। 226 में क्या दिया है, हाई कोर्ट इसके तहत रिट जारी करता है, हाई कोर्ट के रिट। सुप्रीम कोर्ट के रिट की बात करें तो वो किस में है, वो है सुप्रीम कोर्ट के जो रिट है वो जो जारी करता है वो करता है आपका आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है? राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, चुनाव में मतदान करना, अहिंसा से दूर रहना। ऑप्शन हमारे पास 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, इसमें राष्ट्रगान का आदर करना ये है, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करना ये भी है। यदि चुनाव में मतदान की बात करें ये नहीं होगा, अहिंसा से दूर रहना ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ये टोटल कितने हैं यदि बात करी जाए मूल कर्तव्यों की, तो ये हैं आपके 11। ठीक है, किसके तहत जोड़ा गया था इनको, किस कानून के तहत, किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन ये हुआ था आपका 1976 में। यदि बात करें 44 की तो वो हुआ था 78 में, 1978 में हुआ था। तो ये दो जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, ये भी ध्यान रखना है। किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। एक समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। तो इतना ध्यान रखेंगे। और किस भाग में दिया गया है तो ये भी ध्यान रखेंगे, भाग में दिया गया, भाग 4 के। और जो इनको लिया गया वो कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी को कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया। डीपीएसपी को लिया गया कहाँ से? डीपीएसपी बताएंगे कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ठीक, मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नागालैंड 1963, अरुणाचल प्रदेश 1981, लेकिन 87 में ये पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला 81 में, 1981। ठीक, और वैसे 87, 1987। सिक्किम की बात करें 1975 स्थापना, और हिमाचल प्रदेश की स्थापना की बात करें तो वो 1971। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था इस सेशन में, तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में होता है। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सही है, व्याख्या सही करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताएंगे कमेंट करके कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है साइड मिरर जो होता है वाहनों में,
ठीक है, तो उसके रूप में होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। बात करें उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, तो ये भी अधिक होता है। ऑप्शन दोनों ठीक है, व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, हेरोलॉजी होरोलॉजी समय का अध्ययन, या उपरोक्त सभी। बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए, क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन होता है क्रोमेटोलॉजी में, और इक्थियोलॉजी इसमें मछलियों का अध्ययन होता है, और होरोलॉजी में समय का अध्ययन होता है। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है एक तरफ लवण दिए दूसरी तरफ रासायनिक नाम दिए हैं। साधारण नमक के सामने दिया कॉपर सल्फेट, धावन सोडा के सामने दिया पोटेशियम नाइट्रेट, सोरा के सामने दिया सोडियम क्लोराइड, नीलथोता के सामने दिया सोडियम कार्बोनेट। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, साधारण नमक को यदि लगाओगे किससे लगा दोगे? सोडियम क्लोराइड से, ये तो आसान हो जाएगा। और बताइए कौन सा किससे लगा सकते हैं? धावन सोडा को लगाएंगे सोडियम कार्बोनेट से। यदि सोरा की बात करें तो सोरा को लगाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट से, और नीलथोता को लगाएंगे हम कॉपर सल्फेट से। कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 ऑप्शन 2 में मिल रहा है हमको, और सी का 2 हमको बी ऑप्शन में मिल रहा है, बी राइट हो जाएगा। और यदि इनके रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो नए ये सूत्र क्या होगा? रासायनिक सूत्र कॉपर सल्फेट का होगा CuSO4 CuSO4। पोटेशियम नाइट्रेट की बात की जाए KNO3। सोडियम क्लोराइड की बात करें NaCl, और सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो N2CO3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया होती है जल शुद्धिकरण में, लवण शुद्धिकरण में, ग्रीन हाउस गैस की रोकथाम में, या क्षारों एवं अम्लों को अधिक क्रियाशील बनाने में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस की रोकथाम में। स्टरलाइजेशन किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? देखिए, जल को पीने योग्य बनाने के लिए जैसे कि हानिकारक और कीटाणु जो है उनको हटाने की क्रिया स्टरलाइजेशन कहलाती है। क्या? जैसे कि जल को पीने योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं? हानिकारक कीटाणु इनको हटाने की क्रिया है, इसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। यह क्रिया किस किस में हो सकती है? जैसे कि क्लोरीनीकरण है, ओजोनीकरण है, पराबैंगनीकरण है, उनके द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है मैग्नीशियम के सामने दिया क्लोरोफिल, कॉपर सल्फेट के सामने पीड़कनाशक, चांदी के सामने फोटोग्राफी सल्फेट। सही सुमेलित बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 1 3 2 3 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। मैग्नीशियम क्लोरोफिल, कॉपर सल्फेट पीड़कनाशक, और चांदी फोटोग्राफी प्लेट। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं,
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, और सांविधिक कठोरता के आधार पर। बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें? 67 नंबर बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, हमने आपात तो बताया ही, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि हाँ आपात, राष्ट्रीय आपात हुआ, वित्तीय आपात हुआ, राष्ट्रपति शासन हुआ, कौन कौन से अनुच्छेद भी के अंतर्गत आते हैं हमने ये भी बताया। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा संवैधानिक आपात में? तो वो होगा केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर। ऑप्शन होगा सी राइट। यदि संविधान, ये आपातकाल की बात की जाए, आपातकाल किस भाग के अंतर्गत आता है? तो आपातकाल भाग 18 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद की बात करें तो ये 352 से लेकर 352 से 360 के बीच आता है। ठीक, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारतीय संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता है? बहुमत, दल का शासन, राजनीतिक एकरूपता, शक्तियों का सम्मिश्रण और स्थायित्व। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। मेल नहीं खाता। देखिए, बहुमत, दल का शासन मेल खाता है, राजनीतिक दल एकरूपता, राजनीतिक एकरूपता ये भी खाता है, और ये शक्तियों का सम्मिश्रण ये भी खाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, स्थायित्व नहीं खाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। गोलकनाथवाद, मुंबईवाद, प्रेम प्रकाश सिंह वाद और केशवानंद भारतीवाद। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। और दूसरा आपसे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मुंबईवाद। गोलकनाथवाद कब हुआ था? ये हुआ था आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1967 में हुआ था। ध्यान रखेंगे। ये क्या करता है, इसमें क्या था, संसद फंडामेंटल राइट्स में यानी कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। यदि हम केशवानंद भारती की बात करें, केशवानंद भारती ये आया था आपका 1973 में, 1973 यानी कि 1973 में। ये किससे संबंधित था? जो कि ये पीछे यानी कि पिछले पेपर में या एग्ज़ाम में आ चुका है। क्या ये किससे संबंधित था? तो ये था मूल ढांचे से संबंधित था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति शासन जो है वो है आपका 356 के तहत, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑरलोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल, नियोप्रिन और विनाइल क्लोराइड और टेट्राफ्लूरोएथिलीन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, एक्रिलोनाइट्राइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग नियततापी है? उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मत्स्य। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें।
पक्षी वर्ग जो होता है वो होता है नियततापी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण, अपोहन या उत्क्रम प्रसारण विसरण। बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सही सुमेलित है। सहवाल के सामने दिया उपयोग, क्लोरेला के सामने दिया एंटीबायोटिक, एनाबेना के सामने दिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण और लेमिनेरिया के सामने दिया आयोडीन। और सही सुमेलित, सभी सही सुमेलित हैं। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए क्लोरेला एंटीबायोटिक है, एनाबेन नाइट्रोजन स्थिरीकरण है और लेमिनेरिया आयोडीन है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का, 10 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी में 100 नैनोमीटर से छोटे कण के जो पार्टिकल होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सही है। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यहाँ पादप की बात हो रही है, ठीक, और यहाँ कवकों की बात हो रही है। कवकों में किसकी बनी होती है, काइटिन। यहाँ कवक कै, ये जैसे कि ये क्या है, कैसे काइटिन, और पादप में सेल्यूलोज। तो आपके दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। कवक से ध्यान रखेंगे, कवक काइटिन की बनी, कवक में कोशिका की जो भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, पादपों में सेल्यूलोज की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा या भ्रूण द्वारा। कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका जड़ द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक का प्रयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने में नहीं होता है। पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑटो एनालाइजर और स्टेथोस्कोप। बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज में होता है, और कहाँ होता है, यूरिया में होता है, और कहाँ होगा, कोलेस्ट्रॉल की जांच में होगा, कोलेस्ट्रॉल की जांच में इसका प्रयोग होगा ऑटो एनालाइजर का। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी सबका पेसमेकर का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, स्टेथोस्कोप का, सबका प्रयोग किस में होता है, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है? लुटिनाइजिंग हार्मोन, सोमेट्रोटोपिक हार्मोन, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मानव शरीर में जल संतुलन को कौन सा हार्मोन बनाए रखता है? एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन बनाए रखता है। यदि बात करें हम लुटिनाइजिंग हार्मोन की, लुटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो इसमें क्या होता है, पुरुषों में या नर हार्मोन्स जो होते हैं उसका स्रावण को प्रेरित करता है, नर हार्मोन्स के स्रावण को प्रेरित करता है। और यदि बात करें सोमेट्रिक हार्मोन, ये सोमेट्रोटोपिक हार्मोन की बात करें तो ये क्या है, शरीर में वृद्धि का नियंत्रण करता है, शरीर में वृद्धि का नियंत्रण। और ये नर हार्मोन्स, मेल्स में नर हार्मोन्स के स्रावण को प्रेरित करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एंटी डाइयूरेटिक तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिका निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है? आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, छोटी आंत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णी लवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, जैंथोफिल और या लाइकोपिन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। यदि हम इसका रोडो का रेड ले लें तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा? बी राइट हो जाएगा, लाल के लिए। ठीक। फियोप्लास्ट की बात करें, फियोप्लास्ट होता है भूरे रंग का, भूरा रंग। रोडोप्लास्ट रेड हो गया यानी कि लाल हो गया। जैंथोफिल की बात करें, जैंथोफिल होता है पीला, पीला होता है जैंथोफिल। लाइकोपिन की बात करें, लाइकोपिन कैसा होता है? टमाटर का जैसे लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है? प्लाज्मा प्लस फाइब्रिनोजन, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, फाइब्रिनोजेन और प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। अब ये प्लस माइनस का भी ध्यान रखेंगे, इसका कौन सा जुड़ेगा और कौन सा घटेगा। इसमें हो जाएगा आपका प्लाज्मा में से यदि हम फाइब्रिनोजेन को निकाल दें तो वो सीरम बन जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। यदि हम प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, रक्त का अजीवित तरल भाग होता है,
और इसमें क्या होता है, रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का 60% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिन्सों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु ई नाम पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अप्रैल 2016 में, मई 2017 में, अप्रैल 2018 में, मई 2018 में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका 2016, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। फर्स्ट है होटल, दूसरा है रेस्टोरेंट या रेस्ट्रो, और तीसरा है गहरी कोयले की खदानें। उपरोक्त में से श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है। फर्स्ट और थर्ड, टू और थर्ड, और वन और टू, उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। श्रम गहन में ये सारे आ जाएंगे, होटल भी, रेस्टोरेंट भी, गहरी कोयले की खदान भी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दी हुई समय अवधि में कीमतें एवं मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देती है। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है और गलत है, ए गलत है और सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। कीमतें और मौद्रिक आय दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित हो जाती है, और बढ़ी हुई कीमतें जो होती हैं मौद्रिक आय को क्या कर देती हैं, प्रतिसंतुलित कर देती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है। बचत सृजन, बचत संग्रहण, बचत का निवेश और उपरोक्त सभी। पूंजी निर्माण में इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन, देखिए पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या सम्मिलित होता है। बचत सृजन भी होता है, बचत संग्रहण भी होता है, बचत निवेश भी होता है। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था। एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, मॉरिस डी मॉरिस, जॉन एडम्स। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इन्होंने 3 आयाम लिए थे इसमें। कौन कौन से आयाम लिए थे, एक तो लिया था जीवन प्रत्याशा, क्या लिया था, जीवन प्रत्याशा। और यदि दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा लिया था इन्होंने, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। और तीसरे की बात करें तो तीसरा लिया था साक्षरता। फर्स्ट जीवन प्रत्याशा, सेकंड शिशु मृत्यु दर, और थर्ड साक्षरता। ठीक है, 3 आयाम थे ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है कहलाता है। भारतीय पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, अवर्गीकृत समय सापेक्ष बाजार, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें।
इसमें होगा, जब अल्पकालीन की बात हो रही है तो इसमें हो जाएगा भारतीय मुद्रा बाजार। ठीक, जब हो दीर्घकालीन की बात तो दीर्घकालीन में आ जाएगा आपका, दीर्घकालीन में भारतीय पूंजी बाजार। दीर्घकालीन निवेश और ऋण का व्यापार हो तब, निवेश और ऋण का व्यापार हो तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका एम्बर बॉक्स सब्सिडी। यदि बात करें ब्लू बॉक्स सब्सिडी की तो यह है शर्त आधारित, शर्त आधारित सब्सिडी। ग्रीन की बात करें तो ग्रीन क्या है? सब्सिडी अनुमति, सब्सिडी अनुमति। यदि रेड बॉक्स की बात करें तो इसको तुरंत समाप्त करना, ये तुरंत समाप्त, तुरंत समाप्त यानी कि कृषि को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, श्रम योगी मानधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूर के पुनर्वासों से, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से, कामगारों की न्यूनतम मजदूरी से, कारखानों में काम के घंटों से। बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका असंगठित क्षेत्र श्रमिक पेंशन योजना से, श्रमिकों की पेंशन योजना से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कब आई थी? 2019 में आई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। किससे संबंधित है? वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन से, पेंशन योजना से। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन हमारे पास दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों सही व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है आर गलत है, और ए गलत है आर सही है। बताएंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, सार्वजनिक परियोजनाओं पर वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और पूंजी निर्माण में मदद करता है, ये भी ठीक है। आपके दोनों ऑप्शन ठीक है, व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से वित्त मंत्रालय के कार्य हैं या है। फर्स्ट है राजकोषीय नीति का निर्धारण, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, बजट का राजस्व अनुमान तैयार करवाना। सही चुनना है। ऑप्शन हमारे पास 1 2 3 2 3 4 1 2 4 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। सरकारी व्यय को जो नियंत्रित करता है वो भी वित्त मंत्रालय करता है। और मौद्रिक नीति की बात करें तो ये नहीं करता है। और यदि बजट का राजस्व अनुमान तैयार करवाने की बात करें तो ये भी वित्त मंत्रालय करता है। मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है वो कौन करता है? RBI करेगी, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? 1 2 4, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें।
इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों सही हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें क्या होता है, कुछ लोग काम करते हैं, काम करते दिखते तो हैं, लेकिन उनकी जो उत्पादकता है या तो कम हो जाएगी या शून्य हो जाएगी। इसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन और सूचना। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 4 5 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन और सूचना। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन या दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक कृषि और गहन निर्वाह कृषि। देखिए, इस प्रकार का इसमें होगा आपका ऑप्शन है। ये कर्तन और दहन कृषि क्या, जैसे कि बात करें, जैसे कि एक वन है, वन यहाँ एक वन है या जंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ज़मीन को क्या करें, जंगलों को जलाया जाता है, वनों को, पेड़ों को जलाया जाता है और उसको साफ़ किया जाता है और तब यहाँ पे खेती की जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और ये भारत में कहाँ देखने को मिलती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिलती है, ठीक है। मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित कृषि में क्या हो सकता है? देखिए, सामान्य कृषि और प्लस पशुपालन दोनों किया जाए जिसमें, तो वो मिश्रित कृषि हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पीली क्रांति के सामने लाल क्रांति के सामने टमाटर उत्पादन, भूरी क्रांति के सामने उर्वरक, पीली क्रांति के सामने तिलहन, या सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, इसमें होगा लाल क्रांति किससे? टमाटर से, भूरी क्रांति उर्वरक से, पीली क्रांति तिलहन से। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया था? 2011-12, 2007-8, 2006-7, 2005-6। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, ये जो आया था जेंडर बजटिंग वाला, ये था आपका 2005 और 6 में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए, एक चीज़ बतानी है, बजट जो है किस आर्टिकल के तहत आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बताना है आपको कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं और कारण है चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। ऑप्शन हमारे पास वही हैं, ए दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही, सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, खुली वायु में किसी चांदी की वस्तु को छोड़ा जाएगा तो वो काली पड़ जाएगी, ठीक है। सिल्वर, ये चांदी में उपस्थित ऑक्सीजन से
अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है, ये भी ठीक है। आपके दोनों ठीक है, व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है। ऑप्शन हमारे पास प्रक्रम निर्गत निवेश, निर्गत निवेश प्रक्रम, प्रक्रम निवेश निर्गत और निवेश प्रक्रम निर्गत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से बना हुआ है। कौन सा हो जाएगा इसमें? सबसे पहले क्या आएगा इसमें? आएगा सबसे पहले निवेश आएगा, निवेश आएगा तो प्रक्रम आएगा, प्रक्रम आएगा तो निर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। रीजनिंग के हैं, देखिए एक घड़ी में 7:20 हो रहा है, आईने में देखने पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास 4:40, 4:50, 4:30 और 4:20। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए ये एक घड़ी है, माना यहाँ 12 बजा है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9, ये 10 और 11। इस तरीके से अभी कह रहा है 7:20 हो रहे हैं। बारह, 1, 2, 3, 7:20 हो रहे हैं। ठीक, यदि इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला इधर जाएगा और वो वाला उधर जाएगा, तो कितना? 4 तो आ ही जाएगा। ठीक, यदि हम 12 बजे का समय लेते हैं, 12 में यदि हम 11:60 का समय ले लेते हैं, 11:60 भी 12 ही बजा है। ठीक है, यदि इसमें से हम 7:20 का समय निकाल दें, कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 0, 4 और 11 में से 7 गए, कितना बचेगा? 4। तो कितना हो जाएगा? 4:40 हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से 5वें दिन बाद कौन सा दिन होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार या बृहस्पतिवार? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए 21 तारीख से 5वें दिन बाद, यानी कि 21 + 5 कितना होगा? 26। यदि 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को सोमवार है तो 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 को भी सोमवार हो जाएगा। यदि 24 को सोमवार है, ये कह रहा है किसी माह का तीसरा दिन, तो निम्नलिखित उस माह के 21वीं तारीख के 5वें दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसमें यदि हम 2 और जोड़ दें तो कितना दिन को कौन सा हो जाएगा? सोमवार, मंगल और बुध, 26वां दिन। 24 और 2 26, 26वां दिन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बुधवार। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हमने इसमें पार्ट 2 कवर किया। अब पार्ट 3 में आएंगे हम, 40 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।